In this video, we will start with the new topic which is diabetes mellitus. Let's first discuss what is diabetes mellitus. Now, in normal adult, blood glucose ranges between 70 to 100, which is a fasting blood sugar range, right? But in some individual, it is more than this range. Now, that condition is known as hyperglycemia. अगर ब्लड शुगर 70 to 100, आई रिपीट इट इज़ फास्टिंग ब्लड शुगर, अगर इस रेंज से ज़्यादा तो हम कहते हैं द पर्सन इज सफरिंग विद हाइपरग्लाइसीमिया. पर अभी हम इसको ऐसे नहीं कह देंगे सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज. बट इफ दैट हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट इज क्रॉनिक और persistent, then that is known as diabetes mellitus. Now, diabetes mellitus is of two types, type 1 and type 2. जो टाइप 1 डायबिटीज़ है इसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ mellitus भी कहते हैं, एंड टाइप 2 इसको नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ भी कहते हैं. ठीक है, अब सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद टाइप 1 डायबिटीज़. टाइप 1 डायबिटीज़ को जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज़ कहते हैं. ऐसा क्यों? जुवेनाइल मतलब जिनकी एज कम होती है, हम उनको कहते हैं जुवेनाइल. इसीलिए जो टाइप 1 डायबिटीज़ होता है ना, ये उन इंडिविजुअल्स में देखा जाता है जिनकी एज 40 ईयर्स से कम है, इसलिए इसको जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज़ कहते हैं. अब इसको हमने क्या कहा था? मैंने कहा था कि जो टाइप 1 डायबिटीज़ है इसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ कहते हैं. ऐसा क्यों? क्योंकि दिस डायबिटीज़ इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन फ्रॉम पैनक्रियाज. ये वाला डायबिटीज़ इसीलिए होता है क्योंकि हमारा पैनक्रियाज लो लेवल्स ऑफ इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है. जितने हमें चाहिए ना इंसुलिन हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल मेंटेन करने के लिए, उससे कम प्रोड्यूस कर रहा है. अब इंसुलिन ना होने के कारण, क्योंकि ये डायबिटीज़ वाली कंडीशन राइज हो रही है, इसलिए हम इसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ कहते हैं. नाउ व्हाट इज द रीजन कि इंसुलिन लेवल हमारी बॉडी में कम प्रोड्यूस हो रहे हैं? द रीजन कुड बी ड्यू टू डिप्लीशन ऑफ बीटा सेल्स. मतलब उनकी डिप्लीशन क्यों हो रही है? बीटा सेल्स ही इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं ना पैनक्रियाज के. अब उनकी डिप्लीशन हो रही है. द वन रीजन कुड बी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. होता क्या है, जो हमारे सेल्स होते हैं दे टेक अप ग्लूकोज उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंसुलिन. पर टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या हो रहा है? इंसुलिन तो प्रोड्यूस ही नहीं हो रही, मतलब ग्लूकोज इज रिमेनिंग इन द ब्लड. अब हमारे सेल्स यूटिलाइज तो कर नहीं रहे, तो ग्लूकोज ब्लड में ही है. इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया. ईमिया वर्ड जहाँ पे आ जाए इट इज रिलेटेड टू ब्लड. हाइपर मतलब ज़्यादा, मतलब ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है ब्लड में. क्यों? क्योंकि ग्लूकोज तो सभी सारी की सारी ब्लड में है, क्योंकि सेल्स तो उसको यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रही. Cells require glucose for functioning, therefore to meet their demands, liver will start oxidizing fatty acids at higher rate, due to which ketone bodies will form. अब चाहे ग्लूकोज तो वो नहीं यूटिलाइज कर पा रहे, पर उन्होंने अपनी एनर्जी नीड्स तो फुलफिल करनी है ना. उन केस में लिवर क्या करेगा? वो फैटी एसिड्स ऑक्सीडाइज करना स्टार्ट कर देगा. इतने हाई लेवल पे फैटी एसिड्स ऑक्सीडाइज होंगे कि कीटोन बॉडीज बननी स्टार्ट हो जाएंगी. दैट कंडीशन इज नॉन एज डायबिटिक कीटोएसिडोसिस. अब सेल्स की रिक्वायरमेंट दो चीज़ों से फुलफिल होंगी. फर्स्ट जो भी हमने पढ़ा ऑक्सीडाइजिंग फैटी एसिड्स, एंड सेकंड इज बाय लिपोलाइसिस ऑफ एडिपोज टिश्यू. दे बोथ द कंडीशंस लीड टू कीटोएसिडोसिस. इट इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद हाइपरकाइलोमाइक्रोनीमिया. जो टाइप 1 डायबिटीज़ है ना, फर्स्ट कंडीशन जिसके साथ वो एसोसिएटेड है, द फर्स्ट इज कीटोएसिडोसिस. सेकंड कौन सी है? हाइपरकाइलोमाइक्रोनीमिया, या हम इसको हाइपर ट्राइग्लाइसरीडीमिया भी कह देते हैं. अब हाइपरकाइलोमाइक्रोनीमिया कैसे हो रहा है? अब इसमें ऐसे होता है कि इंसुलिन की डेफिशिएंसी कारण एक एंजाइम होता है लिपोप्रोटीन लाइपेज, उसकी एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है. वो जो एंजाइम है उसके फंक्शंस क्या होते थे कि इट हेल्प्स इन हाइड्रोलाइजिंग ट्राइग्लिसराइड्स एंड वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन. पर क्योंकि अब इसकी एक्टिविटी रिड्यूस हो गया है इंसुलिन की डेफिशिएंसी के कारण, वहाँ पर ट्राइग्लिसराइड्स एंड VLDL ब्लड में उनका लेवल इंक्रीज हो गया, जिसको हम कह देते हैं हाइपरकाइलोमाइक्रोनीमिया. तो टाइप 1 डायबिटीज़ में कीटोएसिडोसिस एक कंडीशन होती है, दूसरी कौन सी होती है? हाइपरकाइलोमाइक्रोनीमिया और हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया. ट्रीटमेंट क्या है? अगर किसी को टाइप 1 डायबिटीज़ है तो हॉस्पिटल में क्या करते हैं? इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन. ऑल्दो इट इज़ नॉट लाइक इंसुलिन कांट क्योर द डिसीज, बस जो ग्लूकोज लेवल्स इतने इंक्रीज हुए हैं उनको जस्ट कम करने के लिए इंसुलिन एडमिनिस्टर करते हैं. एक प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है. Now, what are the complications associated with type 1 diabetes? First is delayed wound healing, इसलिए diabetic foot जैसी problems आ जाती हैं. Next is neuropathy, cardiovascular diseases and interference with blood clotting factors. These are the 4 complications associated with type 1 diabetes. Now we will discuss the other type, which is type 2 diabetes, also known as non-insulin dependent diabetes.
As in this case, insulin is being produced but it can't be utilized by cells to uptake glucose. Reason is क्योंकि cells become resistant to insulin. इसको नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस केस में इंसुलिन तो बन रहा है पर हमारे सेल्स यूज नहीं कर रहे, इसलिए दिस कंडीशन इज ऑल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपरग्लाइसीमिया एंड इट इज ऑल्सो नोन एज मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज, क्योंकि इट अकर्स इन द एज ग्रुप ऑफ मोर देन 40 ईयर्स. मोस्ट कॉमन इन ओबीस पॉपुलेशन. ये ध्यान रखना, जो टाइप 2 डायबिटीज़ है ना, ये ओबीस पॉपुलेशन में ज़्यादा होता है क्योंकि उनके एडिपोसाइट्स एक फैक्टर है, उसको कहते हैं ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, वो ज़्यादा प्रोड्यूस करने लग पड़ते हैं जिसके कारण हमारे सेल्स दे बिकम रेजिस्टेंट टू इंसुलिन. और एक दूसरी बात जो ध्यान रखनी है वो क्या है कि टाइप 2 डायबिटीज़ में कीटोएसिडोसिस नहीं होती. ऐसा क्यों? क्योंकि बाकी सारे जो बॉडी के सेल्स हैं ना, दे बिकम रेजिस्टेंट टू इंसुलिन एक्सेप्ट एडिपोसाइट्स. एडिपोसाइट्स आर स्टिल सेंसिटिव टू इंसुलिन. अब वो कंडीशंस हमने वहाँ पढ़ा था कि उसमें दो चीज़, एक तो वहाँ पर कीटोएसिडोसिस हो रही थी टाइप 1 में, एक वहाँ पर हाइपरकाइलोमाइक्रोनीमिया हो रहा था. इसमें कीटोएसिडोसिस नहीं हो रही, यहाँ पर हाइपरकाइलोमाइक्रोनीमिया और हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया हो रहा है. वो मैंने पहले बता दिया कि ये कंडीशन कैसे आ रही है. नाउ इसका ट्रीटमेंट क्या है कि वेट रिडक्शन एंड डाइटरी मॉडिफिकेशन ऑफन करेक्ट टाइप 2 एज बॉडी इज रेजिस्टेंट टू इंसुलिन, सो टू लोअर द ग्लूकोज लेवल सल्फोनाइल यूरियास आर रिक्वायर्ड. अब इस केस में इंसुलिन, ऑल्दो इंसुलिन एडमिनिस्टर यहाँ पर भी कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा लेवल होगा इंसुलिन का तो बॉडी एटलीस्ट थोड़ी बहुत ही तो यूज़ कर ही लेगी. बट जो बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है कि इंसुलिन की जगह पे सल्फोनाइल यूरियाज एडमिनिस्टर किए जाएँ, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये पेरिफेरल टिश्यूज़ को सेंसिटिव कर देते हैं इंसुलिन के लिए. इसलिए टाइप 2 डायबिटीज़ के केस में इंसुलिन से ज़्यादा हम क्या एडमिनिस्टर करने की कोशिश कर रहे हैं? सल्फोनाइल यूरियास, क्योंकि ये सेंसिटिविटी ऑफ पेरिफेरल टिश्यूज इंक्रीज कर देते हैं टुवर्ड्स इंसुलिन. नेक्स्ट टॉपिक इज इन्वेस्टिगेशंस ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस. इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे OGTT और ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट टू टेस्ट इफ बॉडी इज एबल टू अपटेक ग्लूकोज और नॉट. ये हम इसलिए करते हैं कि हम देख लें कि बॉडी अच्छे से जो ग्लूकोज है उसको यूटिलाइज कर रही है या हाइपरग्लाइसीमिक है बॉडी की, ग्लूकोज सारे का सारा ब्लड में या बॉडी उसको यूटिलाइज ही नहीं कर रही. तो मतलब क्या पेशेंट को डायबिटीज़, तो मेनली ये डायबिटीज़ डायग्नोस करने के लिए है. प्रोसीजर अब करते कैसे हैं OGTT को? फर्स्ट सैंपल इज टेकन आफ्टर ओवरनाइट फास्ट. 12 to 14 आवर्स के कंप्लीट फास्ट के बाद पहला ब्लड सैंपल लिया जाता है. ये ब्लड सैंपल ले लिया, उसके बाद क्या करते हैं, पर्सन को ना एक ग्लूकोज सोल्यूशन पिला देते हैं. वो ग्लूकोज सोल्यूशन प्रिपेयर कैसे करते हैं? 200 to 300 ml वाटर में 75 ग्राम ग्लूकोज डिजोल्व करके पेशेंट को पिला देते हैं. अब उस ग्लूकोज सोल्यूशन पिलाने के 30 मिनट्स बाद दूसरा ब्लड सैंपल लेते हैं और ये 30 मिनट्स के बाद सैंपल्स लेते ही रहते हैं. ये पूरा प्रोसेस हम करते हैं 2 to 2.5 आवर्स तक, कि फिर 30 मिनट्स बाद सैंपल लिया, फिर 30 मिनट्स तक सैंपल लिया. अब इसको हम इंटरप्रिटेशन किस पैरामीटर्स के बेस में हम इंटरप्रेट करते हैं कि हाँ पर्सन इज डायबिटिक और नॉर्मल. कैसे? सबसे पहला पैरामीटर है FBS. अगर तो जो पहला सैंपल हमने लिया था ओवरनाइट फास्ट के बाद, अगर वो 70 to 100 के बीच में मतलब कि पर्सन को नॉर्मल GTT है, पर अगर वो ज़्यादा है, इस रेंज से ज़्यादा मतलब डायबिटिक है. फिर पोस्ट पेरेंडियल मतलब सैंपल के जस्ट बाद जो हमने लिया था, अगर ग्लूकोज लेवल में इंक्रीज सिर्फ 50% था, नॉर्मल से सिर्फ 50%, तो वो नॉर्मल कंसीडर होगा. पर अगर वो टाइम के साथ अगर हम देख रहे हैं कि वो ब्लड में इंक्रीज हो ही जा रहा है ग्लूकोज लेवल्स, तो मतलब वो डायबिटिक GTT है. फिर हम देखते हैं 2 घंटे बाद वाला सैंपल. उसमें क्या था? 2 घंटे बाद वाले में क्या होना चाहिए था कि फास्टिंग की तरफ दोबारा से ग्लूकोज लेवल आना चाहिए था. अगर वो फास्टिंग लेवल में दोबारा आ गया मतलब नॉर्मल GTT, पर अगर अभी भी वो इंक्रीज ही हो जा रहा है, FBS तक नहीं आ रहा, मतलब वो डायबिटिक है. ग्लाइकोज यूरिया मतलब प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन. अगर एब्सेंट देन नॉर्मल GTT, अगर प्रेजेंट देन डायबिटिक GTT. नेक्स्ट टेस्ट इज मिनी GTT. प्रोसीजर सेम है, ओनली डिफरेंस इज यहाँ पर सिर्फ हम 2 बार सैंपल लेते हैं. वहाँ पर तो हम 2 से 2.5 घंटे हर 30 मिनट बाद ले रहे थे. यहाँ पर हमने सिर्फ 2 बार ही लेना है, एक तो ओवरनाइट फास्ट के बाद और दूसरा पूरा 2 आवर्स के बाद. 2 आवर्स ऑफ पोस्ट पेरेंडियल ग्लूकोज इनटेक, एक 0 मिनट पर और एक 120 मिनट पर. बाकी सारा प्रोसीजर सेम है. इसका क्राइटेरिया फॉर इंटरप्रिटेशन क्या है? अगर जो ग्लूकोज टॉलरेंस नॉर्मल के केस में क्या होगा, FBS 70 to 100 होगा, और जो हमने 120 मिनट वाला सैंपल लिया था उसमें 100 to 140 तक ग्लूकोज, 100 to 140 क्या mg/डेसीलीटर, यूनिट्स ध्यान रखनी है. अगर इतना है तो फिर भी ये नॉर्मल है. अगर डायबिटीज़ वाली कंडीशन में क्या होगा कि FBS वुड बी मोर देन 126 mg/डेसीलीटर और जो पोस्ट पेरेंडियल था वो 200 से ज़्यादा होगा.
होना कितना चाहिए था 100 to 140 तक, पर है कितना 200 से ज़्यादा, तो मतलब कि वो डायबिटिक जीटीटी है। द थर्ड वन इज एक्सटेंडेड जीटीटी। इसमें भी सारे सेम है, वहाँ पर हमने क्या किया, सिर्फ 2 बारी, यहाँ पर हमने काफ़ी बड़ी सैंपल्स लिए, काफ़ी बड़ी सैंपल्स को टेस्ट किया है। सेम स्टेप्स बट द ग्लूकोज लेवल्स आर मेजर फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, अप टू 3 to 5 आवर्स तक हम ग्लूकोज ब्लड सैंपल्स लेते हैं और उनको टेस्ट करते हैं। मतलब ग्लूकोज इज मेजर एट 0, 30, 60, 90 अप टू 240 मिनट्स आफ्टर ग्लूकोज कंजप्शन। रेस्ट दिस प्रोसीजर इज सेम। द लास्ट वन इज ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट। इस पे MCQ आता होता है कि विच टेस्ट इज परफॉर्म्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू डायग्नोस जेस्टेशनल डायबिटीज। आंसर इज ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट। अब इसके गोल क्या है, टू आइडेंटिफाई वुमेन एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस, टू डायग्नोस जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस अर्ली सो ट्रीटमेंट कैन बिगिन प्रॉम्प्टली, प्रिवेंट और मिनिमाइज द कॉम्प्लिकेशन फॉर मदर एंड बेबी। जो ये वाला है ना, वहाँ पर हमने क्या था, ओवरनाइट फास्ट के बाद हमने ब्लड सैंपल लेना होता है, पर यहाँ पर क्या है, दिन में किसी भी वक्त ले लो, और बीइंग एम्प्टी स्टमक इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट इन दिस केस। यहाँ पर हम वहाँ पर हम कितना 75 मिलीग्राम ऑफ ग्लूकोज डाल रहे थे 200 to 300 ml ऑफ वाटर में, यहाँ पर हम कितना डाल रहे हैं 50 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। आफ्टर 1 hour ग्लूकोज लेवल्स आर मेजर्ड। दिस टेस्ट कैन बी डन बिटवीन 24 to 28 weeks of pregnancy. The last one is IV GTT or intravenous GTT. It is a medical test which is also used to assess body's ability to regulate blood sugar level. यहाँ पर हमने क्या करना होता है, 25 ग्राम पर डेसीलीटर वेन्स में हम इंजेक्ट करते हैं ग्लूकोज की। कितने रेट पर, 0.5 ग्राम पर kg बॉडी वेट, इतना अमाउंट हम इसका इन्फ्यूज़ कर देते हैं। ओवर 5 मिनट्स तक हम इन्फ्यूज़ करते हैं, देन ग्लूकोज लेवल आर मेजर्ड बिफोर एंड 1 and 3 मिनट आफ्टर इन्फ्यूजन। ये टेस्ट हम रेयरली यूज़ करते हैं, बेसिकली ये टेस्ट रिसर्च पर्पसेस में बस यूज़ करते हैं।